हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आपके सामने लाइव हैं। बात करने जा रहे हैं कि जेईई 2026 में सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखो, तैयारी तुम सारे बच्चे कर रहे हो और मैं इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं करता हूं कि तुम अच्छी तैयारी नहीं कर रहे होगे, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी मानना पड़ेगा कि तैयारी शायद वैसी नहीं हो पा रही है जिससे ये कॉन्फिडेंस आ पाए कि अगले साल जेईई निकलेगा या नहीं निकलेगा। एंड हेंस ये बहुत जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट बच्चा इतना डरा तो रहता ही है कि वो जानना चाह रहा है कि सर एक्चुअली कितने नंबर लाने पड़ेंगे वैसे, जिससे हम ये समझ पाएं कि हम इन हैं या आउट हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये बात नहीं तुम समझ पा रहे हो इस टाइम पे, तो तुम अपने गेम को बदल नहीं पाओगे। और जरूरी है अभी अपने गियर को शिफ्ट लगाने की, क्योंकि अगर तुम इनटू द गेम हो तब तो तुम कॉन्फिडेंस से और आगे बढ़ोगे कि हाँ सर, अगर इतने नंबर मेरे आ रहे हैं तो मैं इनटू द गेम हूं, मैं थोड़ा और अच्छा करता हूं, मैं थोड़ा और बेटर बनूंगा गेम में। लेकिन अगर तुम अभी गेम से बाहर हो तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी पूरी ही बदल जाएगी और तुम्हारा पूरा फोकस हो जाएगा टू कम इनटू द गेम। और इस सब के लिए जानना जरूरी है कि गेम का वो लेवल क्या है, व्हाट इज दैट बेयर मिनिमम लेवल, जिसकी वजह से हम अपने आप को इनटू द गेम मान सकते हैं। तो आज का ये सेशन इसी बात पे है और आप सारे लोग शायद आए भी इसी बात के लिए हैं कि सर एक्चुअली कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिस नंबर से हम ये बात समझ सकते हैं या मान सकते हैं या मानना चाहिए कि भाई हमारा सिलेक्शन तो हो रहा है। अब इस चीज को बताने के पहले, मैं शुरू तो कर रहा हूं पर बताने के पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा सारे बच्चों से कि आप में से कितने बच्चों ने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है। वो यस लिखें चैट बॉक्स में। और आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो वो नो लिखें चैट बॉक्स में। कम ऑन पीपल, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे आपके काम का कंटेंट बहुत सारा है और बहुत सारा और भी आता रहेगा समय दर समय। तो इसके लिए जरूरी है कि चैनल सब्सक्राइब रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यस और नो की बौछार शुरू हो चुकी है। वो ठीक है, नो नो नो। ओ तेरी, ये मेरे को नो की संख्या ज्यादा दिख रही है। आप भी सारे लोग देख लो, साथी देख लो अपने साथियों का रिप्लाई। तो नो की संख्या मेरे को ज्यादा दिख रही है। आपको भी नो की संख्या ज्यादा दिख रही है क्या? सारे बच्चे जो आए हैं सेशन में, क्या सबको नो की संख्या ज्यादा दिख रही है? बोलो भाई, दिख रही है नो की संख्या ज्यादा? चलिए, तो अगर नो की संख्या ज्यादा दिख रही है, हाँ जी, तो अगर नो की संख्या ज्यादा दिख रही है आपको, तो भैया थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये परेशानी का बात है। अब देखो, नो की संख्या ज्यादा दिख रही है, इसका साफ मतलब एक ही बात कहूंगा कि आपने आईआईटी की पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है, लेकिन उसके लिए अपने आप को अभी तक आंकने का काम शुरू नहीं किया है। तो 2026 के प्रिपरेशन का सीन क्या है? 5 महीने, 5.5 महीने रफली बच रहे हैं। आईआईटी निकाल लेंगे क्या ऐसे कॉन्फिडेंस में हो? जरा ये भी बता ही दो जल्दी से। ए वाले में हो कि हाँ सर इस कॉन्फिडेंस में कि हाँ सर आईआईटी निकाल लेंगे। बी में हो हाँ सर एनआईटी तो पक्का ही है, आईआईटी भले ना निकले। या सी वाले में हो कि सर तैयारी तो जीएफटीआई जितनी बनी भी नहीं है, मतलब कि सर अभी ऐसी तैयारी तो नहीं है, मतलब या पता ही नहीं है शायद। मैं इस सी ऑप्शन में लिखता हूं कि सर पता ही नहीं है कि कैसी तैयारी है, और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है पता नहीं है तैयारी कैसी है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटी बच्चा यही सी ऑप्शन पता नहीं वाले में बैठेगा, क्योंकि देखो तैयारी आपकी अच्छी है या बुरी है आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्मों से निर्भर करता है। अभी आप सिर्फ फीलिंग पे बताओगे और फीलिंग स्ट्रांग होगी ही नहीं। इसलिए नहीं स्ट्रांग होगी क्योंकि आप एक भी बार मॉक टेस्ट नहीं दिए हो। आश्चर्य है मुझे इस बात पे कि बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे हैं, कह रहे हैं सर एनआईटी तो पक्का है। अच्छा, एनआईटी के लिए कितना नंबर चाहिए, है कुछ आइडिया? वैसे मैं तुमको आज के इस सेशन में एनआईटी के लिए कितना नंबर चाहिए ये भी बताऊंगा, सच बता रहा हूं, ये बताऊंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि नहीं भाई, अभी बताते हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक आप लोगों को करवाते हैं कि एक्चुअली में क्या जरूरत है आईआईटी एनआईटी के लिए और सिलेक्शन के लिए। जानना जरूरी है। मेरे को लग रहा है मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं फिर। फोकस ऑन जेईई मेंस नाउ। अब शुरू करते हैं। तो देखो, अभी आप कहां बैठे हो? अगस्त में बैठे हो, अगस्त में बैठे हो, और आपका नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड्स होगा। सारे लोग हाँ बोलते जाना अगर मैं सही बोल रहा हूं, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बताना चैट बॉक्स में। नवंबर दिसंबर में आपका प्री बोर्ड्स होगा, करीबन 5.5 महीने बच रहे हैं। आप अभी से अगस्त से जनवरी के बीच में, इस 5.5 महीने में नवंबर दिसंबर में आपका एक प्री बोर्ड्स आने वाला है। नवंबर में होगा चाहे दिसंबर में, और बहुत सारे स्कूल तो 2-2 बार ले लेते हैं। अब देखिए, भले आप प्री बोर्ड्स में बहुत ज्यादा समय ना दें, लेकिन एग्जाम देने तो जाते ही हो और उसमें समय निकल जाता है, ठीक है। जनवरी में आपका पहला अटेम्प्ट है। और रियलिटी के तौर पे एक बात बताता हूं,
अगर आप पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, मान लेते हैं आपने पहले अटेम्प्ट में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, मान लेते हैं 80-90 नंबर आए 300 में, तो आप मान के चलिएगा कि आप आईआईटी नहीं जाओगे, ये फॉर श्योर है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? देखो, मैं तुमको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बतौर शिक्षक जिम्मेदारी भी है मेरी कि मैं आपको झूठे वायदे ना करूं और झूठे सब्ज बाग दिखाकर खुश ना बना रखूं। तो होता क्या है कि जब बच्चा जनवरी में अगर उसके नंबर 80-90 आए, मान लेते हैं बहुत अच्छे नहीं आए हैं, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, तो बच्चा अभी क्या करता है? उसका टाइमलाइन थोड़ा सा सोचो। उस बच्चे का टाइमलाइन ऐसा होता है कि वो आगे बढ़ता है और उसका फरवरी में क्या होता है? फरवरी में उसका बोर्ड होता है बोर्ड। तो फरवरी में उस बच्चे का बोर्ड एग्जाम होता है। उसके बाद वो फरवरी से मार्च तक चलता है, और मार्च में जैसे ही बच्चा आता है, मार्च में उसके पास ज्यादा वक्त बचता नहीं है और तुरंत अप्रैल में उसका सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है। अब मार्च में 15 मार्च के आसपास उसका बोर्ड खत्म होता है। 15 मार्च से अप्रैल में मुश्किल से 15 दिन रहते हैं। बच्चा अपना जी जान लगा देता है उस 15 दिन में कि अप्रैल में अच्छे से अच्छा करके वो जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट अच्छा करे। अब जितना जी जान वो लगाता है, पहले ही से बेचारा 2 साल से जी जान लगाए हुए है, ज्यादा जी जान बचता नहीं है अंदर, जितना जान बचा है उतना लगा के अप्रैल के सेकंड अटेम्प्ट के लिए कुछ करता है। अब अप्रैल का सेकंड अटेम्प्ट जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद उसके पास महज 1 महीना बचता है मुश्किल से फॉर द जेडब्ल्यू एडवांस। और जेडब्ल्यू एडवांस ऐसा एग्जाम ही नहीं है जो 1 महीने में कोई भी धुरंधर कर पाए, अगर उसने पहले से तैयारी नहीं की है। हाँ, पहले से तैयारी की है तो आप आखिरी के 1 महीने में रिवाइज कर लोगे अच्छे से, आपका हो सकता है। लेकिन आपने पहले से नहीं की है तैयारी, तो आखिरी के 1 महीने में आप एडवांस तो अच्छा नहीं कर पाओगे। अब जब एडवांस अच्छा नहीं कर पाओगे तो बात पक्की है कि फिर आपका सफर एनआईटी तक का ही था। फिर मुलाकात करेंगे अगर जिंदगी रही तो, और आईआईटी ऐसा बोलकर आपके सामने से छूब अंतर हो जाएगा। तो ये बात कड़वी है परंतु सत्य है कि अगर आप जनवरी में नहीं कर पा रहे हो या जनवरी में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर मुश्किल है। क्लियर? तो शुरू करते हैं बात कि जनवरी में कैसे कर पाएंगे। अच्छा, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, सारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है कि परसेंट में थोड़ा लिख के बताओ, कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर अभी भी मेरे अंदर गेम बचा है, अभी भी जान बची है, अभी भी लड़ने की इच्छा है, मेरे को लग रहा है कि इतना परसेंट चांस है मेरा आईआईटी जाने का। आईआईटी की बात करते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, अभी से एनआईटी का कॉन्फिडेंस नहीं पूछूंगा। क्या लग रहा है कितना परसेंट चांस है तुम्हारा अभी भी आईआईटी जाने का? परसेंट में लिख के बताना थोड़ा कि सर 80%, 50%, 100%, 90%, क्या लगता है? यूजर कह रहा है 50%, जेडब्ल्यू कह रहा है 95%, संवत कह रहा है 80%, अच्छा नहीं, गौरव कह रहा है 80%, संवत कह रहा है 80%, ठीक है, कार्तिक कह रहा है 60%। बड़े मिले जुले से रिस्पॉन्स है, मैं समझ गया, बड़े मिले जुले से रिस्पॉन्स है, पर 100%, अच्छा कुछ लोग हैं जो 100% कह रहे हैं, सलाम है उनके जज्बे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपके जीवन का अभी 2 लक्ष्य है। क्लियरिंग जेडब्ल्यू मेन कट ऑफ, ये पहला है, ये एकदम बेयर मिनिमम है। हो सकता है कुछ लोगों का कट ऑफ क्लियर हो रहा हो जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए हो, कुछ लोगों का नहीं हो रहा हो मॉक टेस्ट देने के बाद भी, और कुछ एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने दिया ही नहीं है और खुद से सोच रहे हैं कट ऑफ क्लियर है, पर खैर उनको मैं नहीं मानूंगा। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप मान के चलिए कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं है, ठीक है। टारगेट 2, अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो अब कट ऑफ क्लियर होने से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ क्लियर होने से एनआईटी नहीं मिलता। तो उसके लिए फिर दूसरा टारगेट आपका बनता है कि एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल जाए, उसके लिए क्या करना होगा। तो ये 2 आपके टारगेट्स हैं। सबसे पहले टारगेट 3 है आपका, टारगेट 3 आपका होगा, जिस टारगेट 3 में मैं कहूंगा कि आपका टारगेट 3 है आईआईटी, ठीक है, टारगेट 3 आपका है आईआईटी। तो ये तीसरा टारगेट है, तीसरे टारगेट में बाद में बात करेंगे। टारगेट 1 जेडब्ल्यू मेंस का कट ऑफ क्लियर करना। क्या है ये टारगेट? ध्यान से देखिए, साल 2022, मैंने 4-5 साल का डेटा आपके सामने रखा हूं और जो भी बात करता हूं मैं डेटा पे बात करता हूं, लेट्स नॉट टॉक ऑन फीलिंग्स। 22, 23, 24, 25, ठीक है, 4 साल डेटा है। 88.4 परसेंटाइल, 90.77 परसेंटाइल, 93.23 परसेंटाइल, 93.10 परसेंटाइल। अब डेटा देखकर लग रहा है कि अच्छा अब लगता है ये नॉर्मलाइज हो गया है, अब ओके हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए हम आपकी खुशी का बात मान लेते हैं, करीबन 93 परसेंटाइल मान लेते हैं कि शायद कट ऑफ जाएगा। पर मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि थोड़ा सेफ साइड होना ये ज्यादा बेहतर होता है कि आप थोड़ा आगे का सोचिए, आप थोड़ा कंजर्वेटिव सोचिए। आप मानिए कि 93 से बढ़ जाएगा, तो अगर 93 से बढ़ जाएगा तो एक रियलिस्टिक फिगर अगर ले लें तो 94% मान सकते हैं। तो मैं कहूंगा बेयर मिनिमम लेकर चलिए कि 94% आपका परसेंटाइल आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। अभी वो कैसे बनता है वो भी सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा आज आपको आपके सेशन में, एकदम तब्दीश से। ध्यान से देखिएगा,
अब आप में से कई सारे अपना कैटेगरी थोड़ा लिखकर बताओगे क्या चैट बॉक्स में कि कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, जनरल हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, फीमेल कोटा है। वैसे फीमेल कोटा का अलग से तो बनता नहीं है, तो फीमेल कोटा छोड़ दो। ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एनसीएल हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कौन से कैटेगरी में हो। अब देखा जाए तो 63, 75, 81, 80, तो यहां पर भी थोड़ा घटा है। मैं मान के चलता हूं 81.3 है, तो एक थोड़ा सेफर साइड लेकर चलते हैं 82 परसेंटाइल। ठीक है, हालांकि 80, 81 परसेंटाइल, 80, 81 परसेंटाइल के आसपास रहेगा, बट मानते हैं 82 परसेंटाइल। ठीक है, अब उसके बाद ओबीसी एनसीएल 67, 73, 79, 79, तो ये 79, 79 के आसपास बैठ रहा है, तो मैं मान देता हूं ओबीसी एनसीएल 80 परसेंटाइल के आसपास का थोड़ा कुछ नॉर्मलाइज होकर बैठे, मतलब एक हायर, मैं हर जगह 1 परसेंटाइल ऊपर लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो हर जगह 1 परसेंटाइल ऊपर लिया है, तो 80 परसेंटाइल मानते हैं। अब आते हैं एससी शेड्यूल कास्ट 43 परसेंटाइल, 51 या 52 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 61 परसेंटाइल, तो 61 परसेंटाइल है। और एससी में जैसे जैसे अब यहां से होता क्या है ना, बच्चे कम होने शुरू हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी सबसे ज्यादा बच्चा, ईडब्ल्यूएस उसी के आसपास, ओबीसी एनसीएल उससे थोड़ा कम, एससी उससे थोड़ा कम, एसटी और बहुत कम, और पीडब्ल्यूडी सबसे ज्यादा कम। तो एससी में चूंकि बच्चे बहुत कम होते हैं तो परसेंटाइल काफी ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं आपको यहां पे 61 परसेंटाइल का टारगेट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 65 परसेंटाइल का टारगेट लेकर चलिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता हो, परसेंटाइल और परसेंट सेम चीज नहीं है, इनफैक्ट आसपास भी नहीं है। परसेंटाइल अलग चीज होती है, परसेंट अलग चीज होती है। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको पेपर में 65% नंबर लाने, नहीं, 65% में तो आप AIR टॉप 100 में आएंगे। 65 परसेंटाइल अलग होता है, बताता हूं क्या। एसटी शेड्यूल ट्राइब 26, 37, 46, 47, मैं मानता हूं 50 परसेंटाइल। और पीडब्ल्यूडी का मैं मतलब बनाना थोड़ा मुश्किल है। 0.00 तो स्टार्टिंग में पहले ही आ गया, तो 00 हटा के पढ़ते हैं। 31 यहां 13 हो गया, 13 के बाद फिर 18 हो गया, फिर 79 हो गया, तो काफी बदलता हुआ है, तो इसलिए इस पे नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से होना चाहिए, 2-4 परसेंटाइल कम ही आएगा, इससे ज्यादा आने के चांसेस नहीं है। अब ये परसेंटाइल बनता कैसे है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो परसेंटाइल जो इन्फ्लुएंस होता है, जो कट ऑफ जो इन्फ्लुएंस होता है, वो सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट से, कितने बच्चे इस एग्जामिनेशन को भर रहे हैं। दूसरा इन्फ्लुएंस होता है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन कैसा है, कितना कठिन पेपर आया है। और तीसरा होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस, बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिफिकल्टी अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसकी वजह से मार्क्स ऊपर नीचे होगा। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा पेपर सेट कर दिया जिसमें 50 नंबर लाने में बच्चों के पसीने छूट जाए, तो जाहिर सी बात है जो 50 नंबर लाएगा वो बच्चा टॉपर हो जाएगा। तो अगर 50 नंबर पे ही टॉप बन रहा है बच्चा, तो मार्क्स में ऊपर नीचे होगा, परसेंटाइल में नहीं होगा। इन केस अगर किसी को नहीं पता है, मैं 2 मिनट समझा देता हूं। 90% नंबर का मतलब होता है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 90 नंबर आए। ठीक है, परंतु अगर 90 परसेंटाइल लिखा हुआ है कहीं पे, इसका मतलब इसका लेना देना मार्क्स से कुछ है ही नहीं। तो 90 परसेंटाइल का मतलब यह होता है कि जिस भी एग्जामिनेशन में आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर जितने भी बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उतने बच्चों में 90% बच्चों से आप आगे हो। परसेंटाइल का मतलब, परसेंटाइल इज ऑलवेज रिलेटेड विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग द एग्जाम। मतलब अगर इस एग्जामिनेशन में 1 लाख बच्चा बैठा है, तो इस एग्जाम में आप 90,000 बच्चों से, 90,000 से आगे होगे, बेटर 90,000 बच्चों से आप बेटर होगे। समझ पाए? या यूं कह लीजिए कि आपका अगर 90 परसेंटाइल है तो टॉप 10% की आपकी रैंक है। मतलब अगर 1 लाख बच्चा दिया है तो आपका रैंक 10,000 है, 10,000 रैंक है। यह होता है परसेंटाइल का मतलब। क्लियर? तो अब अगर परसेंटाइल समझ गए हो, तो परसेंटाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से ही इंफ्लुएंस होता है और किसी से नहीं। हां, दूसरा इंफ्लुएंस तब हो सकता है जब ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ही ऊपर नीचे हो जाए, और यह भी होने के चांसेस बहुत कम है। इट इज जस्ट लाइक कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि भारत के 90% बच्चे बेवकूफ हो गए और उन सारे लोगों ने एग्जामिनेशन में कुछ तो गूफअप मार दिया। पर ऐसा होता नहीं है, 1, 2, 4, 5 बच्चा हो सकता है, पर यह एग्जामिनेशन 15 लाख बच्चे देते हैं। तो पूरे भारत के बच्चे बहुत तेज हो जाएं या बहुत ही बेवकूफ हो जाएं, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए तीसरा वाला कंडीशन भी बड़ा एक्सट्रीम है। बीच वाले से ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम टफ है तो इससे मार्क्स पे फर्क पड़ेगा, परसेंटाइल पे नहीं। परसेंटाइल पे सिर्फ फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट से। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट देखते हैं।
तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो साल 2022 में 9 लाख बच्चा था, कोविड का टाइम था, बच्चा कम था। 2023 में कोविड खत्म हुआ, बच्चे वापस लौटे, 11 लाख बच्चे आ गए। ठीक है, 2024 में भी वैसे ही कोविड का असर खत्म हो रहा था, बच्चे और 11 से 14 लाख बढ़े। 24 और 25, 23 और 24 में कोविड बिल्कुल नहीं था, तो इस वक्त बच्चा कोई इससे असर नहीं हुआ था। तो 2025 में जितना बढ़ना था नॉर्मल उतना बढ़ा, रफली 60,000 के आसपास बच्चा बढ़ा। मानता हूं 60,000 के आसपास वापस से बढ़ेगा, तो 60,000 के आसपास वापस बढ़ेगा मतलब 15.5 लाख बच्चा मान सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा यहां पर कि मैंने पीछे 94 परसेंटाइल का आंकड़ा कैसे निकाला था और वो कितना आसपास सत्य हो सकता है। तो आपको बता दूं, हर बार होता क्या है कि ये जो 15.5 लाख बच्चे हैं इनको अलग अलग शिफ्टों में बांटा जाता है। टोटल मिलाकर हर जनवरी और अप्रैल में 10 शिफ्ट किए जाते हैं, 10 जनवरी में, 10 अप्रैल में। तो आपको बता दूं, ये 15.5 लाख बच्चों को इवनली बांटा जाता है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 10 शिफ्ट हुआ तो मतलब एक शिफ्ट में 1,55,000 बच्चा बैठेगा। ठीक, ये तरीका होता है। उसके बाद आगे क्या होता है कि जैसे ही इनको बांट दिया गया, अब हर एक शिफ्ट में से एक सर्टेन परसेंट ऑफ बच्चों को चुनना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जेईई मेंस का उद्देश्य होता है कि ये 2.5 लाख बच्चों को चुनाव कर ले। 2.5 लाख बच्चा जो है ये आगे चलकर जेईई एडवांस देगा, ऐसा होता है, यही तरीका है। अब ये जो 2.5 लाख बच्चा है, यहां पर हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसी है। इस रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत रफली 40% सीट जो होती है वो जनरल के लिए होती है, बचा हुआ 60% अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रिजर्वेशंस में चला जाता है। तो अगर मैं इसका 40% लूं तो 2.5 लाख का 40% होता है रफली 1 लाख। 2.5 लाख का 40% निकालिएगा तो 1 लाख। तो जो जनरल कैटेगरी का आप 93, 94 परसेंटाइल देख रहे थे, वो उसका मतलब यह है कि आप 1 लाख बच्चे आने के लिए आपको टॉप 94% बच्चों में आना पड़ेगा। अब वो सही है क्या, देख लेते हैं थोड़ा। तो टॉप 1 लाख बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होने हैं मेंस में, और मेंस में 2.5 लाख में से 1 लाख जनरल होगा, बाकी के सारे कैटेगरीज होंगे। तो कैटेगरी का अभी नहीं निकाल पाएंगे, बट मैं आपको सिखा देता हूं जनरल का कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास कितना बच्चा है? 15,50,000। हाँ, 15,50,000 में कितना परसेंट लूं जिसका 1 लाख आ जाए? 15 लाख, 15.5 लाख का कितना परसेंट होता है? 1 लाख। तो अगर मैं रफ फिगर आपको थोड़ा बताऊं तो 6% करोगे, 6%, इसका मतलब 15.5 लाख। 6% का मतलब होता है 6/100, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 9.9 डिवाइडेड बाई 100 लाख, नहीं 99.9, सॉरी, 6×5 30 और 90 93। क्या एक मिनट में गलत कर रहा हूं क्या कुछ? हाँ, मल्टीप्लाई सही कर दो भैया थोड़ा जरा जल्दी से। 6×5 30 का 0 हाथ लगा 3, 15×6 90 और 3 93, 93.0 भागा 100 लाख। तो 93 और लाख से अगर मैं हटा लूं तो 93,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 93,000, ऐसा आ रहा है। पूरा गुना भाग किया तो 93,000 आ रहा है। मतलब 15.5 लाख में से 93,000 बच्चे जो होंगे वो टॉप 6% बच्चे होंगे। ये 6% लिया हूं ना मैं, ये टॉप 6%। मेरे को कितना चुनना है? मेरे को रफली चुनना है 1 लाख, मतलब अभी 7,000 बच्चे और चुने जा सकते हैं। तो 7,000 बच्चे और चुने जा सकते हैं, तो आप इसका 7,000, 6,000 मतलब 6-7,000 अगर आपको निकालना है तो आप ये समझ पा रहे हो क्या कि ये रफली 6%, 0.6% और होगा। देखो पता नहीं तुम इतना समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं तुमको मोटा मोटी बता देता हूं। आप घर जाके कीजिएगा, 15,50,000 का 6.6% निकालिएगा, देखिएगा आपका नियरली 1 लाख के आसपास आ रहा होगा, नियरली 1 लाख के आसपास आ रहा होगा। तो इससे यह बात समझ में आती है कि 15,50,000 अगर बच्चा बैठता है तो रफली 6-6.5% बच्चा सेलेक्ट होगा, उतने में 1 लाख पूरा हो जाएगा। और जेडब्ल्यू उतना ही सेलेक्ट कर सकता, उससे ज्यादा कर नहीं सकता। मतलब 6.5% बच्चा अगर सेलेक्ट करता है जेडब्ल्यू 6.6%, तो 6.6% मतलब परसेंटाइल कितना बनेगा? 93.4 परसेंटाइल, क्योंकि 93.4 से अगर आप आगे हैं तो आप टॉप के 6.6 में हैं। 100 में से 6.6 को माइनस करोगे क्योंकि आपको टॉप के 6.6 में होना है। तो परसेंटाइल कैसे निकलता है कि आप कितने बच्चों को पीछे छोड़े, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आप 100 माइनस 93, नहीं 100 माइनस 6.6 करेंगे, 6.6, तो आपका आएगा 93.4 परसेंटाइल। तो इसके हिसाब से अगर 15,50,000 बच्चा बैठता है साल 2026 में,
तो आपका 93.4 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ बैठेगा जनरल कैटेगरी का, क्योंकि 1 लाख बच्चा जनरल वाला सेलेक्ट होता है फॉर मेंस से एडवांस में। क्लियर? तो मैंने इसी का सेफर साइड लिया है, बच्चों को बोला है कि बेटा 93 के आसपास ही बैठेगा, आप मान के चलिएगा उसको 94 परसेंटाइल बैठेगा। ठीक है? टॉप के 90,000 में आना आपको। क्लियर? अब तो ये समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे किया है, यही गणित लगाया है और यही गणित लगता भी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके बाद का जो सवाल होता है वो यही होता है कि सर चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा टारगेट है 94 परसेंटाइल, पर अभी अभी आपने बताया कि परसेंटाइल का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, आप चाहे जितना मॉक टेस्ट दे लो, जिस भी कोचिंग में चले जाओ, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना परसेंटाइल ला रहे हो। वो तो जेडब्ल्यू के मेन एग्जाम में पता चलेगा। आपको आपके कोचिंग के एग्जाम में बस ये पता चल सकता है कि आपका नंबर कितना है और वो अच्छा हो रहा है या बुरा। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि जेडब्ल्यू जैसा पेपर दे रहा है उसके हिसाब से इतना नंबर लाने में, 94 परसेंटाइल नंबर लाने में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, क्योंकि मार्क्स तो अलग गेम है और परसेंटाइल अलग गेम है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साल 2023-24 जनवरी का 25 और अप्रैल का 25, मतलब ये बेसिकली 25 ही है, 23-24 को मैंने इतने डिटेल में नहीं तोड़ा है। अब ध्यान से देखिए, फिजिक्स का पेपर 2023 में इजी से मॉडरेट लेवल में आया था, 2024 में भी बच्चों ने बोला इजी टू मॉडरेट लेवल आया है, जनवरी 2025 में भी बच्चों ने बोला इजी टू मॉडरेट ही आया है, अप्रैल में भी बच्चों ने बोला इजी टू मॉडरेट आया है। तो मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे मान ही सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भैया जेडब्ल्यू तो भगवान है, मतलब आईआईटी वाले चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जैसे मैं देख रहा हूं पैटर्न हर बार इजी टू मॉडरेट आ रहा है, तो हर्ष सर ने लिख दिया यहां पर इजी टू मॉडरेट, लेकिन अभी बैठ के हो सकता है कोई आईआईटी के प्रोफेसर भी देख रहा हो, अच्छा हर्ष प्रियम बहुत तेज बन रहा बेटा, इस बार हम कैसा करेंगे, हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं, हमने सीधा फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट बना दिया। हो सकता है, कर सकते हैं। तो अगर डिफिकल्ट बना देंगे तो पूरा का पूरा समीकरण बदल जाएगा, पर मान के चलते हैं ऐसे इंसान कुछ भी नहीं माने और आगे बढ़े, मुश्किल है। केमिस्ट्री में इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम, लेकिन देखो अप्रैल में उन्होंने थोड़ा चकमा दिया, मॉडरेट टू स्लाइटली टफ पेपर डाला था, जो केमिस्ट्री में आपको बता दूं 2023 के पहले मैं लिखा नहीं हूं, बट 2022, 21, 20 हमेशा केमिस्ट्री आसान आया, हमेशा। पिछले 7 सालों का तो मैं बता सकता हूं, 7 ईयर्स से का एनालिसिस मैंने कर रखा है, तो मैं बता सकता हूं पिछले 7 सालों में केमिस्ट्री आसान नहीं, मतलब कभी कठिन नहीं आया। परंतु अप्रैल 2025 में इन्होंने गूगली फेंकी और मीडियम टू स्लाइटली टफ कर दिया और केमिस्ट्री का पेपर लेंदी बना दिया। तो ये गूगली ये डाल सकते हैं। तो अब मैं मान रहा हूं कि यार ये गूगली डाल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 2026 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट का पेपर ये बना दे। ठीक, उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो हर साल मैथमेटिक्स में क्या होता है, मॉडरेट टू टफ लेवल पे पेपर आता है और हमेशा लेंदी पेपर, मॉडरेट लेंदी, मॉडरेट टू टफ लेंदी, मॉडरेट टू टफ लेंदी। तो मैं मान रहा हूं कि यहां पे भी मॉडरेट टू टफ लेवल पे पेपर लेंदी बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें सर आप मान तो लिए, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला नंबर कितना लाना है। चलिए अब वो बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अब मैंने आपको यहां पे बता दिया मेंस का कट ऑफ 94 परसेंटाइल के आसपास। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखते हैं। तो ये जो मैंने पीछे लेंदी और मॉडरेट बताया उसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको 2 नंबर बताऊंगा, इसका ध्यान में रखिएगा थोड़ा। एक 99 परसेंटाइल को थोड़ा ध्यान में रखिए और एक 94 परसेंटाइल। 94 परसेंटाइल आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये कट ऑफ है, प्रेडिक्टेड ऐसा कट ऑफ, मतलब प्रेडिक्टेड इससे कम होगा पर इसी का टारगेट लेते हैं। और 99 परसेंटाइल वो होता है जिसमें फॉर श्योर हो जाता है कि आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो भी आप चाहते हैं अच्छा वाला वो मिलेगा। कैसे श्योर होता है वो भी डेटा दिखाऊंगा। 94 परसेंटाइल साल 2023 में जैसा पेपर आया था, तो देखो 2023 से इजी मीडियम मॉडरेट टफ, इजी मीडियम मॉडरेट टफ, बस बीच में ये केमिस्ट्री बदला है, केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन हो गया है। कठिन हो गया मतलब कम नंबर में काम बन जाएगा। वैसे ही 2024 में इजी मीडियम मॉडरेट लेंदी, इजी मीडियम मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट और डिफिकल्ट। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इन सब से यहां पर टफनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा देख पा रहे हो क्या? यहां पर जो टफनेस था उसमें केमिस्ट्री आसान था पर यहां पर थोड़ा टफ हो गया, यहां पर फिजिक्स भी आसान, केमिस्ट्री भी आसान, पर यहां केमिस्ट्री टफ हो गया, और मैथमेटिक्स मॉडरेट था, यह मॉडरेट से टफ हो गया। फिर वैसा ही यहां पर भी है, थोड़ा सा टफ हुआ है। तो 2026 हल्का सा टफ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब जब भी पेपर टफ होता है तो कट ऑफ नीचे चला जाता है, सिंपल सा रूल है। मतलब
दिख रहा है कि 2026 में नंबर नीचे जा सकते हैं। अब तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं 2023 में 94 परसेंटाइल के लिए बच्चे को 95 से 125 लाना पड़ा था। 95 से 125 का क्या मतलब, जब 2023 में पेपर हुआ था तो 10 शिफ्ट जनवरी में हुए थे, 10 अप्रैल में, तो भाई 10 शिफ्ट होंगे तो उसका अलग अलग डिफिकल्टी होगा, कोई पेपर आसान होगा, कोई कठिन होगा। तो जो सबसे कठिन पेपर था उसमें 95 नंबर लाने पे बच्चे का 94 परसेंटाइल आया था, और जो सबसे आसान पेपर था उसमें बच्चे को 125 नंबर तक लाना पड़ा था। यह 2023 में हुआ था। 2024 में 92 से 165 बना था। देखो पेपर इतना आसान हो गया था 2023 में कि जो 125 पे बात बन रही थी 94 की, वो सीधा 40 नंबर का जंप मार गया। कठिन वाला पेपर थोड़ा और कठिन हो गया, 95 से और नीचे गिर गया 92, परंतु आसान वाला भी ज्यादा आसान हो गया। फिर इस चीज को 2025 में थोड़ा उसने मैनेज किया, 92 को पेपर और टफ बनाया और 92 को 90 कर दिया। देख रहे हो, 95 से 92, 92 से 90, और 165 जो सबसे आसान पेपर था उसको और आसान नहीं बनाया, उसको भी कठिन किया तो 124। क्लियर। अब उम्मीद क्या है, अभी हमने देखा, उम्मीद यह है कि साल 2026 में हो सकता है पेपर और टफ आ जाए। ठीक है, अगर और पेपर टफ आया तो मार्क्स और गिरेंगे, पर मैं बोल रहा हूं आपको कि आप ये ना मानिए कि मार्क्स और गिरेंगे, आप मानिए कि ऐसा ही रहेगा। ज्यादा टफ होगा तो आपको मार्क्स लाना मुश्किल होगा, तो आप टारगेट थोड़ा ज्यादा नंबर का रखिए, मतलब 90 से 125, या अगर मेरी मानोगे तो थोड़ा और ज्यादा कठिन टारगेट रखो, और तुम टारगेट रखो कि 95 नंबर से 130 नंबर, इसके बीच का आपका मार्क्स होना चाहिए साल 2026 में। 95 से 130 अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तो। क्लियर। 94 परसेंटाइल, और ये 94 परसेंटाइल पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, मतलब आप मेंस से सेलेक्ट होकर एडवांस में चले जाओगे। 95 से 130। ईमानदारी से सारे लोग चैट बॉक्स में बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका मॉक टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, या फिर जब भी उन्होंने दिया है तो इतने नंबर से ऊपर आया है, वो यस लिखिए, और जो नहीं आ रहा है जिनका, उनका नो लिख दीजिए, और जो दिए ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको, वो ये बिल्कुल मत लिखिएगा सर हमको पता है इतना आ जाएगा, वो लिखिएगा NA नॉट एप्लीकेबल। हम सर थोड़े कामचोर से हैं, हम पे ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। मोदी जी हमको अलग से टिकट देंगे सीधा IIT का, तो हमारी मोदी जी से बात हो गई है, हम NA वाले हैं, हमको सीधा डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री NA। तो यस वाले हैं यहां पे बहुत सारे, वेरी गुड, जानकर अच्छा लग रहा है कि आप इस मोटिवेशन, इस कॉन्फिडेंस में है कि आपने पहला लेवल तो पार कर लिया, परंतु नो वाले बच्चे अधिकांश में हैं, और NA वाले लोग मेरे को लगता है शर्म से NA बोल ही नहीं रहे हैं, अभी आने शुरू हुए हैं। तो देखो मैंने भी बात कर ली है मोदी जी से, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मोदी जी ने मेरे को एक गारंटी दिया है कि हर सर आपके जितने बच्चे होंगे आप बताइएगा, उनको हम वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाएंगे सीधा IIT ढोलकपुर में, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और AI। तो उन्होंने 3 नए ब्रांचेस खोले हैं। जो बच्चा वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाहता है, थोड़ा पैसा लगेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप पार्टी फंड में पैसा जमा करा दीजिएगा, आपको सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगा IIT ढोलकपुर में। ठीक है, वहां पे बहुत बढ़िया सा माहौल है एकदम, बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छा होता है। IIT ढोलकपुर में स्विमिंग पूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, मस्त है एकदम, बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ऊपर 99 परसेंटाइल, अभी 99 परसेंटाइल से फायदे हैं वो क्या बता दिया हूं, प्रूफ भी कर दूंगा, अभी डेटा दिखाऊंगा। पर आप देखिए 155 से 190, 189 मतलब 190, इतने नंबर, जो सबसे कठिन पेपर था उसमें बच्चे को 155 लाना पड़ा, सबसे आसान पेपर में 190, इतने के लिए। फिर ये मार्क्स 156 हो गया, और 190 वाला सीधा बढ़कर 235 हो गया। देख रहे हो, भयंकर जंप मारा, भयंकर। ठीक है, पेपर बहुत आसान कर दिए ये लोग, कठिन वाला पेपर में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, बट जो आसान वाला था उसको बेहद आसान कर दिया। इस बात पे काफी थू थू हुई NTA की, और NTA के मतलब बहुत सारे इस पे बवाल मचे। NTA बोला अच्छा लगता है ज्यादा हो गया, हमने लगता है रात के थोड़े एक आध दो ज्यादा हो गया था, उसके चक्कर में हमने लगता है पेपर ज्यादा आसान बना दिया। तो NTA अपने आप को रिवाइव किया, और उसके बाद पेपर कठिन करना शुरू किया। तो जो कठिन वाला था, जो ऑलरेडी कठिन था, उसको और कठिन कर दिया, और जो आसान वाला था उसको भी कठिन करके 200 नंबर पे बच्चे का 99 परसेंटाइल आ गया, जो पहले 190 से 155 था। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि यह कठिनाई बरकरार रहेगी, तो पर फिर भी सेफ साइड लेने के लिए मैं इसको लिखता हूं कि यहां पर शायद 155 से 205 का मार्का होना चाहिए। जितने पे मतलब अगर आपका बहुत कठिन पेपर है तो 155 में 99 परसेंटाइल आएगा, और अगर आपका बहुत आसान है तो 205 पे।
अब यहां पर एक बहुत कॉमन सा डाउट आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा पेपर आसान है या कठिन। ये आपको नहीं पता चल सकता, इसका कोई तरीका ही नहीं है। ना अभी पता चल सकता है ना कभी पता चल सकता है। जब तक एनटीए खुद से ये डेटा ना रिलीज करे कि आपका वाला शिफ्ट का कट ऑफ क्या गया है, तब तक आप ये पता ही नहीं कर सकते हो कि आपका पेपर आसान था या कठिन। ठीक है, आपको भले आसान लगे या आपको भले कठिन लगे। तो फिर तरीका क्या होगा? ऑब्वियसली तरीका यही होगा कि आप 155 को एम ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका शिफ्ट आसान हो और उस शिफ्ट में 205 नंबर पे 99 परसेंटाइल जा रहा हो। तो आपका हमेशा काम यही रहेगा कि आप 205 नंबर का ही एम करें, फॉर श्योर कि भैया 205 नंबर तो मेरे को लाना ही है। और आप जितने मॉक टेस्ट दें, अपने कोचिंग के, अपने क्लास के, इधर के उधर के, वेदांतु का हो सकता है मॉक टेस्ट तुम खरीदो आने वाले वक्त में, तो वेदांतु का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारा टारगेट एक ही होना चाहिए, 205 से ऊपर। जो बच्चा इस टारगेट को चेस कर रहा है, अब जिसका यह है कि नहीं सर हमको बस कट ऑफ क्लियर करना है, तो उनका होना चाहिए 130 प्लस। मेरी बात सबको समझ में आई? तो बेयर मिनिमम मार्क्स टू गेट इनटू जेईई मेंस क्वालिफिकेशन स्टेटस इज 130 प्लस आउट ऑफ 300। 300 में 130 से ज्यादा आना चाहिए, यह मिनिमम बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एनआईटी पक्का कर लें पहले ही अटेम्प्ट में, तो आपका टारगेट होना चाहिए 205 से ज्यादा आउट ऑफ 300। कितना बच्चा ए कैटेगरी में अभी बैठा है, कितना बच्चा बी कैटेगरी में अभी बैठा है, और कितना बच्चा सी कैटेगरी में बैठा है कि सर हम तो अभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है सर, वाइल्ड कार्ड। चले, वैसे हम बार बार बेइज्जती करना नहीं चाहते हैं आपको, पर बेइज्जती आपकी इसलिए कर रहे हैं कि आपकी आंखें खुले। और अब तो जागो मोहन, कब तक सोए रहोगे? आंखियां खोलो, देखो आपके दास बैठे हैं इस उम्मीद में कि अब प्रभु आएंगे, दर्शन देंगे और एक मॉक टेस्ट दे देंगे। तो प्रभु दर्शन दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अन्यथा डगर मुश्किल है। तो चलिए, समझ गए होंगे। क्या मेरी बेइज्जती कोई असर डाल पाई है आपके ऊपर? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं डाल पाई है तो मैं अपने स्किल्स पे और काम करूंगा, थोड़ा और बेइज्जत करने की कोशिश करूंगा अगले सेशन में। अगर नहीं डाल पाई है मेरी बेइज्जती आपके ऊपर कोई असर, और अगर डाल दी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब हम ठीक से रोस्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब तो ये सेशन, अच्छा ये सेशन 1 का था। सेशन 1 मतलब जनवरी, तो हर बार जनवरी का होता है एक सेशन और एक सेशन होता है अप्रैल का। वैसे आपको बता दूं जानकारी के तौर पे, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि जनवरी में हमेशा लेस मार्क्स पे अच्छे परसेंटाइल आते हैं और अप्रैल में हमेशा मोर मार्क्स पे वही सेम परसेंटाइल बनते हैं। ऐसा कैसे? मतलब आप देख लो, सीधा यहां से मार्क करो ना, 155 189, 155 वाला मार्क्स आप बढ़ गया 161 हो गया, और 189 वाला मार्क्स बढ़ के 200 हो गया। 2024 एक एक्सेप्शन था, क्योंकि 2024 में ये पेपर में कुछ गूफ अप हुआ था, बहुत इस पर बवाल भी हुआ था। पर 156 वाला जो मार्क्स था, जो सबसे कठिन पेपर था, वो 186 हो गया। यही वाला सिर्फ घटा था क्योंकि इसमें कुछ गूफ अप था। फिर 2025 में भी यही हुआ, 148 बढ़कर 172 हो गया और 200 बढ़कर 203 हो गया। तो आपको ये बताना चाहता हूं एज अ फैक्ट, हमेशा याद रखिएगा जनवरी में बच्चों के नंबर कम आते हैं और अप्रैल में बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं। तो आप ऐसा ना मत सोच लीजिएगा कि अच्छा अप्रैल में नंबर ज्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, हम अप्रैल में पेपर देंगे। अप्रैल में आपके नहीं, सबके नंबर ज्यादा आते हैं। तो जब सबके नंबर ज्यादा आते हैं तो वही सेम परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के लिए आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके 99 पे आओगे। ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल सा रीजन है। जनवरी में जो ड्रॉपर होता है उस बेचारे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, तो उसकी हालत टाइट रहती है। और जो अपीयरिंग बच्चा होता है, वो अपीयरिंग बच्चा बेचारा अपने 12वीं के बोर्ड से इतना परेशान रहता है, और स्कूल वालों के लैब फाइल और प्रैक्टिकल फाइल और भाई भा और फलाना और ढिमकाना से त्रस्त रहता है बेचारा। और प्री बोर्ड अलग दो बार लेते हैं स्कूल वाले, तो इन सब की वजह से उसकी जिंदगी हराम हो रखी रहती है। तो इस कारण से वो जनवरी में कुछ कर ही नहीं पाता। अब ड्रॉपर वाला अप्रैल में आता है, तो ड्रॉपर वाले को तो पहले ही एक झटका लग चुका है पिछले साल, और इस बार जनवरी में भी पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो ना गंगा मैया की कसम खा के एग्जाम देने बैठता है। तो अप्रैल तक आते आते वो सुपर कॉन्फिडेंट होता है और इसीलिए उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। और जो 12वीं वाला है अपीयरिंग वाला, वो अपीयरिंग वाला बोलता है इसकी तो उसका 12वीं भी खत्म, उसका वाइवा भी खत्म, उसका बोर्ड्स भी खत्म, फलाना ढंगा स्कूल ही खत्म। वो तो सोचता है बम मार देंगे स्कूल पे, तो ये कॉन्फिडेंस उसका भी हाई हो गया होता है। तो दोनों का कॉन्फिडेंस हाई, हेंस अप्रैल में वही सेम बच्चा बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप एक बुद्धिमान इंसान हैं
तो आप जनवरी में हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जनवरी में देख पेपर दोनों का सेम रहता है, पर यहां पर बच्चा वही बैठता है मेजॉरिटी जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। मतलब यूं कह लो कि हर बच्चा बैठता है, पर हर बच्चे का कॉन्फिडेंस यहां पे लो रहता है। 3 महीने बाद आते आते तक हर बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। तो यहां पर फाइट करना मुश्किल है, यहां फाइट करना आसान है। तो आप अगर इसको चुनते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया 100 से 150, यहां थोड़ा 10 नंबर और बढ़ा दिए हैं, परंतु 130 इज दैट बेयर मिनिमम जो आपको लाना पड़ा। अच्छा, जनवरी की बात थी, मैं अप्रैल में तो ध्यान नहीं दिया। अप्रैल का ही बता दूं, हो सकता है शायद जनवरी तक नहीं कंप्लीट हो सर, हम करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। 160 से 200, 186, 215, 200 साफ साफ दिख रहा है कि आप अगर कुछ भी कम तो 190 से 220 का टारगेट आपको लेना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि अप्रैल में नंबर्स बढ़ गए, सबके नंबर बढ़ गए। 200, 215, 203, मैं 215 तो मिनिमम मानूंगा। अगर पेपर टफ भी हो रहा है तो मैं 215 तो मिनिमम मानूंगा। हाँ जी। और 94 परसेंटाइल 106, 123, 111, तो सबसे ज्यादा नंबर तो 123 वाला ही है, तो 120, 123 तो जरूर मानूंगा। 120 से लेके 135, 155, 140, 150, 55 तो लेना ही पड़ेगा। 155 तो देख रहे हो, जो टारगेट मैंने तुमको जनवरी में दिया 155 से 205 में काम हो रहा है, यहां पर 190 से 215 में काम हो रहा है। तुम्हारे प्राण सूख जाएंगे लाने में। तो बेटा बुद्धिमानी यही है कि जनवरी को टारगेट कीजिए, और जनवरी के लिए 99 परसेंटाइल के लिए आप टारगेट कीजिए। कितना था टारगेट भाई? 155 से 205, 155 से 205 हायर टारगेट उठाइएगा। और 94 परसेंटाइल अगर खाली कट ऑफ निकालना चाह रहे हैं तो कट ऑफ खाली निकालना चाह रहे हैं तो 95 से 130, 95 से 130, जिसमें हायर टारगेट उठाइएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, अब पर क्या इससे टॉप एनआईटी मिलेगा, ये डाउट होता है, क्योंकि सर ने तो बोल दिया, पर मैंने आपको क्या बताया था कि मैं जो भी बोलूंगा डेटा से बताऊंगा, अपने मन से नहीं। तो पीछे देखते हैं। देखो, टारगेट 2 सिक्योरिंग एनआईटी या ट्रिपल आईटी था। जेई मेन 2026 का सेफ स्कोर बता दिया। अब देखो टारगेट मतलब एनआईटी मिलता है कि नहीं। एनआईटी तिरुचि सबसे अच्छा कहा जाता है, ठीक है। एनआईटी तिरुचि में कंप्यूटर साइंस दिखा रहा हूं 99 परसेंटाइल पे नहीं मिला है, 99.91 परसेंटाइल पे ही बंद हो गया था। 99.91 परसेंटाइल मतलब वैसा बच्चा जो जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में 0.1% बच्चों में है। 0.1% निकालो तो 15 लाख का 15,000, 15,000 का भी 1/10 कर दो तो 1500। मतलब ऐसा बच्चा एनआईटी तिरुचि के कंप्यूटर साइंस में वही बच्चा जा पाया जो देश में टॉप 1500 रैंक लाया। टॉप 1500 रैंक लाया। 14,75,000 बच्चा दिया तो मतलब 1475 रैंक के अंदर आया उसका, ये वो बच्चा जा पाया। तो मैंने आपको 99 परसेंटाइल फिर भी सेफ स्कोर बताया है। अगर टॉप के एनआईटी में चाहिए तो और ज्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि 99 परसेंटाइल कौन सा था? वो बच्चा 99 परसेंटाइल का मतलब टॉप 1%, मतलब वो बच्चा जिसका रैंक टॉप 15,000 है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो वही जा पाएगा जिसका 1500 है, 1000 नहीं। समझ रहे हो बेटा? गेम आसान तो नहीं चुने हो तुम, अभी भी समय है, या तो छोड़ के निकल लो, सीधा काशी विश्वनाथ के दर्शन करो, वहीं पे मतलब कुछ लग जाओ किसी चीज में, या तो फूल उल का दुकान खोल लो, बढ़िया चलेगा, वहां श्रद्धालु हमेशा ही आते रहेंगे, हो सकता है बहुत सारे आईआईटी वाले आए, तो या तो उधर निकल लो। इधर तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, सच बता रहे हैं। एनआईटी सूरत काल दूसरे नंबर का एनआईटी माना जाता है, 99.9 परसेंटाइल, गेम 0.01 पे चल रहा है बस। एनआईटी दुर्गापुर 99.4 परसेंटाइल, टीयर 1 का आखिरी एनआईटी है। और इन्हीं एनआईटीज में आखिरी ब्रांच सबसे बेकार माइनिंग उनिंग वाला मेटलर्जी टाइप का ब्रांच 98.7 परसेंटाइल, मतलब जितने तुमको आए हैं ना उससे बस थोड़ा सा ही पीछे है बच्चा। मतलब आप मान के चलिए कि जो टॉप का एनआईटी है आपको वहां पे कोई अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा 99 परसेंटाइल लाते हो तो। टॉप 15 से में आओगे तब जाकर मिलेगा सीएसई। यहां तक समझ। 25 का बता रहा हूं, 24 में भी वही था 99.93 परसेंटाइल, देखो सीएसई के लिए तिरुचि। 2023 में भी वही था 99.88 परसेंटाइल, मतलब उसी के आसपास बैठेगा। ठीक है, समझ गए बाबू? आखिरी दुर्गापुर में 99.1 परसेंटाइल, 99.4 परसेंटाइल, दुर्गापुर भी वैसा ही है। अब तो एनआईटी सीएसई चाहिए तो 99.9 परसेंटाइल, और 99.9 परसेंटाइल वाला जो बच्चा होता है ना वो कम से कम 230 लाता है अगर उसका पेपर कठिन है। अगर बहुत कठिन है तो 230 लाता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था 99 परसेंटाइल के लिए अगर पेपर कठिन है तो कितना लाना पड़ेगा, कहां गया? हाँ यही तो था,
155 लाना पड़ेगा। कितना? 155, 99 परसेंटाइल के लिए अगर पेपर कठिन है 155, पर 99.9 वाले को कितना लाना पड़ेगा? 230। अगर पेपर कठिन है तो 230, आसान है तो 260। तो भैया ये है गेम एनआईटी सीएससी का। और अगर एनी ब्रांच मतलब पीछे वाला ब्रांच, लास्ट ब्रांच, तो लास्ट ब्रांच में आपको टीयर 1 वाला अगर एनआईटी चाहिए, सबसे टॉप एनआईटी त्रिची, सूरतकाल, वरंगल, वैसा वाला, तो 190 से ऊपर लाना होगा। इसमें पीछे वाला ब्रांच मिलेगा। और वहीं टीयर 2 में आ जाए सीएससी तो 190 से 220, और टीयर 3 में 170 से 200। तो यहां ज्यादा रियायत नहीं मिलती है। कंप्यूटर साइंस सबको चाहिए आज के डेट में, तो यहां पे बहुत ज्यादा मारामारी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब वैसा ही समझ लीजिए कि बस भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसा वाला है। इसीलिए बोला कि अगर अभी भी है मौका तो बताओ। मैं भी एक आध दो स्टार्टअप आइडिया सोच रहा हूं, तुम भी अगर सोच रहे हो कि हाँ सर आगे चल के हमको डोसा ऑल इंडिया में डोसा का बड़ा सा ब्रांड बनाना है, तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बोलो कौन कौन तैयार है? एनआईटी आईआईटी में क्या रखा है, छोड़ो हटाओ ये सब, पैसा बनाएंगे हम तुम दोनों, मास्टर और बच्चा दोनों मिलके। मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तुम डोसा का पहला काउंटर लगाने के लिए तैयार हो तो बताओ। कोई बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली, बैंगलोर या बनारस, कानपुर उनपुर में, तो डोसा चलेगा वहां बहुत बढ़िया। साउथ इंडिया का टेस्ट सब लेना चाहते हैं, पहला ठेला डालो, अगर प्रॉफिट में रहा तो दूसरा ठेला के लिए फिर पैसा देंगे। ऐसे करते करते बड़े बड़े ठेले लगा के फिर पूरे इंडिया में एकदम ठेला का ब्रांड बनाएंगे अपन। क्या कह रहे हो? ऑन हो जो तो बताओ। फिर मैं अगला सेशन लेकर आऊंगा ना, हाउ टू बी एन 100 करोड़ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर। फॉरगेट अबाउट आईआईटी, ये सब में क्या है। चलो मुकेश तो तैयार हो गया। मुकेश बोल रहा है हाँ सर ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ऐसे भी आईआईटी नहीं दिख रहा हमको। चलिए बीएस एकेडमी भी बोल रहा है, हमको लग रहा है एकेडमी बंद करेगा अपना बीएस एकेडमी वाला। बनारस में और ठीक है चलेगा बीएस एकेडमी, इट्स ओके। बनारस में भीड़ बहुत है, जितने भी सारे फॉरेनर्स आते हैं उनको बोलोगे ना डोसा डोसा ओनली 500 रुपीज डोसा, खाएंगे भाई। चलिए अच्छी बात है, मुकेश भी तैयार है, बीएस भी तैयार है, तो ठीक है यार, फिर बिजनेस प्लान बनाते हैं। आईटी वगैरह छोड़ो, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। लक्ष्मण भी तैयार है, बहुत सारे तैयार हो गए भाई। बाकी लोग कुछ दूसरा आइडिया लेकर आओ, समोसा का भी लेकर आओ। समोसा का कोई इंडिया का पूरा ब्रांड नहीं है। गद्दारी कौरवो, गद्दारी तो अब वो जो कर रहा है भाई अपना देख रहा है, समझ रहा है। हमारा क्या, हम तो देखो मास्टर आदमी, हम तो रास्ता बता देंगे, हमको तो तैयार करना नहीं है। ऐसे भी हमको थोड़ी जेई देना है, रास्ता बता दिया। आपको दिख रहा होगा रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा ही है रास्ता, जो है वो है, आपके सामने है। मोदी जी हमारा आजकल ज्यादा सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा तो पार्टी ऐसे भी जीत रहा है। हमने तो पिछले साल तक हम थोड़ा अपना सारा बच्चा भिजवा देते थे, अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेईई मेन 2026 का सेफ स्कोर ट्रिपल आईटी का क्या है वो भी बता देते हैं। तो ट्रिपल आईटी बहुत ज्यादा ऐसा रियायत नहीं देता है। जैसे ट्रिपल आईटी लखनऊ में आईटी डिपार्टमेंट है, तो ये 99.62% पे बंद हुआ था। कितना? 99.62 परसेंटाइल, सॉरी 62% है, मतलब 0.4% बच्चा, मतलब टॉप 6000 रैंक। और वैसे ही टीयर 1 में सीएससी की बात करें तो ट्रिपल आईटी लखनऊ 99.4 परसेंटाइल, 98.75, मतलब आपको सीएससी मिल जाएगा 99 में, पर फिर थोड़ा ट्रिपल आईटी वगैरह से मैनेज करना होगा, आईआईटी में नहीं मिलेगा। और वैसे आपकी जानकारी के तौर पे बता दूं, ट्रिपल आईटी की फीस आईआईटी सॉरी एनआईटी से बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि आपको एक आध दो किडनी तो निकालनी ही पड़ सकती है, अपनी नहीं तो घर वालों में किसी की मौसी मामी की निकाल लीजिएगा, परंतु निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बच्चे का परसेंटाइल पीछे तक जा रहा है, क्योंकि सबके पास इतनी किडनी भी नहीं होती, कईयों की तो किडनी खराब हो चुकी होती है, कारण जो भी रहे। तो यहां पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, परंतु आपको थोड़ा पीछे तक मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए ट्रिपल आईटी पुणे है, ट्रिपल आईटी पुणे हमको 3 लाख रुपए लेता है, नहीं कम बोल दिया, 3 से 4 लाख रुपए लेता है साल का, 4 लाख रुपए शायद, हाँ। तो 4 लाख रुपए देने में तो भाई आम बच्चा कहां से दे पाएगा। और वहीं आईआईटी जो है वो शायद मतलब मुश्किल से लाख रुपए लाख नहीं 1.5 लाख रुपए लेता बस, तो वहां पे काफी मसला हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अगर ट्रिपल आईटी सीएससी चाहिए टीयर 1 वाला तो 190 से 235 प्लस। और लास्ट ब्रांच, अच्छा अच्छी बात यह है ट्रिपल आईटी में जो लास्ट ब्रांच होता है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि ट्रिपल आईटी में 2 ही ब्रांच पढ़ाए जाते हैं, 2 या 3, एक सीएससी पढ़ाते हैं, थोड़ा ज्यादा मूड अच्छा हुआ तो आईटी पढ़ा देंगे, और नहीं तो फिर ईसीई, बस यही 3 ब्रांच पे चल रहा है, ठीक है। तो ईसीई का जो लास्ट ब्रांच है तो इसलिए इसमें भी ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं है, समझ गए। हाँ चलो लेट्स मूव ऑन। टीयर 2 ट्रिपल आईटी जो थोड़े पीछे वाले हैं उनमें थोड़ा कम नंबर में हो जाएगा, और टीयर 3 ट्रिपल आईटी जो एकदम ही पीछे वाले हैं, जैसे ट्रिपल आईटी
जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है या जो एकदम नए खुले हैं वो उनमें और कम में बात बन जाएगी। तो चलिए अब मोटा मोटी आप सबको समझ में आ गया टारगेट क्या उठाया, छोड़ो हटाओ, समझ में मुझे आने वाली बात। 3 टारगेट हो सकते हैं यहां से। पहला टारगेट कि सर हमको 130 प्लस लाना है और हम जेई मेंस क्लियर करना चाहते हैं और हम सीधा आईआईटी बॉम्बे जाएंगे सर, हमारा छोटे मोटे काम नहीं है, तो हमारा टारगेट 130 प्लस है, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन वाले कि सर हमको जाना है आईआईटी बॉम्बे पर हमको पता है कि सब गीदड़ भभकी से कुछ नहीं होगा, 130 प्लस ला रहे हैं तो कैसे आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, तो सर हमारा टारगेट है 205 मैंने दिया था, बच्चा बोलेगा मान लेते हैं सर 210 से ऊपर लाएंगे, ठीक है, हमारा एनआईटी भी सिक्योर होगा और उसके बाद हम अच्छा से मतलब आईआईटी का भी मतलब एग्जाम तैयार करेंगे। ऑप्शन सी वाला है कि सर हमारा एकदम बढ़िया सेट है, ऑल ओके, जो आ जाए वो बढ़िया भगवान की कृपा है, बाकी हर सर अपना गारंटी दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम हर सर के इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो सी वाले लोग जो हैं वो सारा, अभी मैं गूगल फॉर्म नीचे डालूंगा, सारे लोग अपना आइडिया, बिजनेस आइडिया डालिएगा उसमें। बिजनेस आइडिया डालने के बाद जिसके बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल लगा, अगर किसी का पहले से ठेला है तो हम उसमें पहले इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। तो सी वाले का मैं पहले करूंगा, मतलब जो जिनका पहले से ठेला या दुकान उकान कुछ है तो उनका हम पहले करेंगे, ठीक है। और बाकी ए बी वाले तो लगे रहिए अपना, कोई दिक्कत नहीं, राइट रेस है, इट्स ओके। तो बी वाले ज्यादा दिख रहे हैं हमको कि ये टारगेट उठाए हैं, सी वाले कम दिख रहे हैं, प्रशांत दिखा, यार सी वाले ज्यादा होने चाहिए। देखो असल जीवन मोदी जी कैसे बने, अगर वो चाय वो पकौड़ा नहीं बेचते कैसे बनते मोदी जी बताओ। तो तुमको भी ये समझना चाहिए ना असल मोटिवेशन किधर है, आईआईटी में कि चाय पकौड़े में। हमारा देश खा रहा है पूरा चाय पकौड़ा यार। तुम अभी तक एक पकौड़े का ब्रांड सुने हो, कोई ब्रांड पकौड़े का नेशनल ब्रांड, तो तुम्हारा होना चाहिए ना मोटिवेशन कि सर हम पकौड़े का नेशनल ब्रांड बनाएंगे, ऐसा पकौड़ा तलेंगे, ऐसा पकौड़ा तलेंगे कि मजा ही आ जाए। कोई नहीं सोच रहा है, यही सब गड़बड़ है यार तुम लोग में। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तुम्हारे अंदर, मुश्किल है। चलो जो जोक सपाट, चाय पकौड़ा, जोक सपाट। तो चलिए ए बी सी आप लोग अपना धर्म चुन लिए हैं कि आप इस धर्म के इंसान हैं या आप इस धर्म के इंसान हैं या फिर आप इस धर्म के इंसान हैं। तो जिस भी धर्म को आप चुने हैं, भगवान करे कि आप उस धर्म में और आगे बढ़ें, उस धर्म के भगवान आपको मिल जाएं जरूर, जल्दी से जल्दी। टारगेट 3 अब आपका होगा जब आप जेडब्ल्यू मतलब आप ए या बी में होते हैं, सी वाले भी हो सकता है वहां तक पहुंचे पर पता नहीं। तीसरा टारगेट है एडवांस फोड़ना है और आईआईटी जाना है। अब वो कैसे करेंगे, अब या तो आईआईटी फोड़ेंगे या तो फिर आप ही फूटेंगे, जो भी है। अब लग जाइए, अब देखिए क्या है ना, अब जब लड़ गए हैं, भिड़ गए हैं कि पापा से एकदम हो ही गया है कि हम करेंगे तो शादी इसी से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब फिर क्या टेंशन ले रहे हैं कि क्या होगा, लड़की के पिताजी आपको पिटवा देंगे, वो सब छोड़िए, अब आपके पिताजी छोड़ देंगे, छोड़िए। अब जब हो गया है इश्क मोहब्बत तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आईआईटी एडवांस आपका है टारगेट भाई, तो उसके लिए मतलब पढ़ाई उढ़ाई तो चलिए जो भी है, ये 2 पॉइंट पे बस ध्यान दीजिए। 5,500 6,000 सवाल अभी से, मतलब इस टाइम से, अभी जितनी बात बीत गई, अभी इसके आगे से आपको कम से कम 6,000 सवाल बनाने चाहिए। 6,000 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के बोल रहा हूं तो 2-2 सब में पकड़ लीजिए। फिजिक्स में 2,000, केमिस्ट्री में 2,000 और मैथ्स में 2,000, इतने सवाल बनाने होंगे। टेस्ट वेस्ट सब मिला दे तो 7,500 8,000, मेरे हिसाब से तो 9,000 बनाना चाहिए, बट ठीक है। 7,500 का नंबर क्यों लिया हो पता है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में, जेडब्ल्यू के एक मॉक टेस्ट में 75 सवाल होते हैं। 75-100 सवाल का मतलब होता है 100 मॉक टेस्ट। 100 बार जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन देकर जाओ तब जाकर जेडब्ल्यू निकलेगा। कभी देखे हो मंदिर के रास्ते पे एक भक्त होता है जो 100 बार दंडवत प्रणाम करता है, उसके बाद भगवान के दर पे पहुंचता है। तुमको भी बस यही समझना है कि यार ये ना एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता वाला। 100 बार दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार हो, 100 से ज्यादा हम तो कहेंगे 108 कर लो, अब शुभ अंक है। तो 108 बार मत्था टेकने के लिए तैयार हो इस जेडब्ल्यू के मंदिर में। 100 बार एग्जाम दोगे तब जाकर असल भगवान मिलेंगे। तो इतना कुछ करने के लिए तैयार हो तो लगो, और नहीं तैयार हो तो हमारा ऑप्शन ओपन है भाई, हमारा ऑप्शन ओपन है। तुम्ही से में ऐसे कोई अच्छा स्टार्टअप करेगा और फिर आगे शार्क टैंक में उसको पिच करना, हमारा उनको बताना कि हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सीड राउंड कौन किया, हर्ष प्रियम सर। तो वो अगर आगे पैसा डालेंगे तो मेरा भी पैसा डबल हो जाएगा, बढ़िया, हम भी पैसा कमाएंगे, तुम भी पैसा कमाओ, ठीक है।
तो अब जिनका इतना नहीं है सर, ये सब नौटंकी नहीं करना सर हमको, तो वो सी वाले में रहेंगे। हम फॉर्म डलवाते हैं, मेरे टीम वाले लोग डाले नहीं, हम खुद ही से बना के डाल देंगे। उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग भी आइडिया में इन्वेस्ट करने लगेंगे, हम खुद ही डालेंगे, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये एक तरीका है, और ये तरीका मैं क्यों बोल रहा हूं, एकदम लिख ला के क्यों लाया हूं, क्योंकि ये तरीका हम लोग वेदांतु में करते हैं। अब वेदांतु में हम लोग करते हैं तो जो बच्चे इन तरीके से गुजरते हैं वो पैसा देते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो दे दीजिए, तो आपके लिए भी वेदांतु ये तरीके कराएगा। मतलब जैसे वेदांतु में जो बच्चे आते हैं उनको हम इंश्योर करते हैं कि वो बच्चा हमारे साथ 6000 सवाल सॉल्व करके ही जाए जेडब्ल्यू में। फिर हम ये इंश्योर करते हैं कि वो बच्चा 100 मॉक टेस्ट देकर ही जाए जेडब्ल्यू में, 7500 सवाल। तो ये सब हम इंश्योर करते हैं। पर अगर आपको ऐसा है, आपके पास पैसा है तो आप आ जाइए, दीजिए वो पैसा, वेदांतु इंश्योर कर देगा। पैसा नहीं है, गरीब तो सब होते हैं, तो पैसा नहीं है तो फिर खुद से कीजिए, सही है। देखो अगर पैसा होता है तो तुम काम वाली बाई रखते हो, पैसा नहीं होता तो खुद ही पोछा लगाते हो कि नहीं लगाते हो, बस ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पैसा है तो आइए, पैसा दीजिए, इतना सब काम वेदांतु करा देगा आपको। पैसा नहीं है ठीक है, इट्स ओके, जो भी है जैसा सब बढ़िया यार, हाँ गरीब है तो क्या हुआ, हमारा भी हौसला है। चलिए वैसे आपको बता दूं, इन तरीकों से बच्चों ने पिछले सालों में, मतलब कई सालों में बच्चों ने रिजल्ट हासिल किया है। ये बच्चा है यश मलाडे, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, साल 2022 में एंटर हुआ था, अभी वहीं पढ़ रहा है। ये बच्चा वेदांतु से पढ़ा है, और ये बच्चा अपना पूरा ये कोरा पे अपना रिव्यू लिखा था, इस रिव्यू को उठा के डाला हूं, ठीक है। ये बच्चे को भी पहले लगा था ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही हवाबाजी है। फिर जब ये गया तो ये काम किया और फिर देखा तो इसका रिजल्ट आया, आईआईटी बॉम्बे पहुंचा लड़का। और सिर्फ ये यश मलाडे नहीं है, वेंकट कृष्णा पोलिसेट्टी है, ये एमएनआईटी से इलाहाबाद से बीटेक कर रहा है। ऐसे ही एक बच्चा था केविन, उसका मैं डाला नहीं हूं, मैं दिखाता हूं हर बार, वो भी आईआईटी बॉम्बे पहुंचा है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों ने किया है, और ये सब कुछ हुआ है एकलव्य से, ठीक है। तो एकलव्य का अब तुम सोच रहे हो सर मार दिया आपने पिच, अरे देखो पिच उच नहीं मारा है, ये सीधी सी बात है, पैसा है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो अगर है आपके पास 10,000 रुपया, तो ये बात मैं अनडाउटेडली कहूंगा कि बहुत उच्चतम क्वालिटी की पढ़ाई होती है, क्योंकि भाई इतने बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री के इतने पुराने पुराने और इतने धुरंधर लोग लगे हुए हैं, और इतना गारंटी, तो मतलब बोल रहे हैं गारंटी टाइप से है कि यार इतना सवाल सॉल्व करा देंगे। और अगर इतना, क्योंकि मैं सवाल सॉल्व कराने की गारंटी देता हूं, इतना सवाल अगर सॉल्व करा दिए, तुम खुद ही बोल दोगे कि सर हाँ मेरा हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 का बैच है, अभी से शुरू होगा, मतलब अगस्त में ही शुरू हो रहा है। और ये आपका ये बैच बनाया ही गया है कि बच्चे को जेडब्ल्यू एडवांस पहुंचाना है, मतलब एडवांस उसका निकलवाना है, पहुंचाना भी नहीं, निकलवाना है। तो तैयारी शुरुआत अभी से शुरू हो जाएगी एडवांस की, अभी से तैयारी एडवांस की ही शुरू हो जाएगी, सच बता रहे हैं। और एडवांस की पहले 2 महीने अभी बस आपका 11th का बैकलॉग वगैरह क्लियर होगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कर लोगे। जैसे ही तुमको कॉन्फिडेंस आया बेटा, तैयारी एडवांस की शुरू हो जाएगी, और अभी से तुमको अगले 6-8 महीने तक एडवांस तैयार करवाया जाएगा। एडवांस के बाई प्रोडक्ट में, मतलब कहते हैं ना कि साइड साइड खेलते खेलते तुम मेंस निकालोगे। ये एक्चुअली में इस बैच में होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में इस बैच में होता है, ठीक है। तो बैच 10,000 का है, 9,999, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जरूर आना चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जरूर आना चाहिए। अब जो नहीं कर सकते, जैसे मैं भी जब तुम्हारी उम्र में था तो गरीब था, ठेला भी नहीं लगा सकता था, बाप बहुत मारता मेरे को, तो अब ठेला भी नहीं लगा सकता था, गरीब भी था, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। हाँ लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पास पैसा आया, तो मेरा छोटे, मतलब मेरे पास जब पैसा आया तो मैंने अपने छोटे भाई को ऐसे बैचेस में इनरोल करवाया था। हालांकि फिर जब जैसे ही इनरोल कराया तो मेरे पैसे खत्म हो गए, फिर उसको उन बैचेस, मतलब एक बैच में तो इनरोल करा दिया था, लेकिन फिर वो 11th में कराया था, 12th में बैच में इनरोल कराने के लिए पैसा ही नहीं बचा। तो खैर एनीवेज, वो सब कहानी बात की बात है। आप मोटी बात ये समझिए, देखो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, या तो वेदांतु पढ़ा दे आपको या आप स्वयं पढ़ लें, पर बिना पढ़े तो बात नहीं बन सकती, ठीक है, ये बात पक्की रखिए। तो अगर बिना पढ़े बात नहीं बन सकती है तो फिर पढ़िए, तभी बात बनेगी, ठीक है। पकोड़ा स्कीम बताओ सर। आयुष, मैं चाहता हूं सारे बच्चे जो पकोड़ा स्कीम में इंटरेस्टेड हैं कि सर आगे चल के या तो हम ठेला लगाएंगे डोसा वोसा वाला, या फिर हम पकोड़ा और चाय करवाएंगे, उससे हम पूरा भारत का केटर करेंगे और हमारा बड़ा सा ब्रांड होगा, वो सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर पकोड़ा स्कीम पकोड़ा स्कीम पे अगला सेशन होना चाहिए। तो मेरा अगला सेशन पकोड़ा स्कीम पे ही रहेगा, दैट हाउ टू मेक गुड पकोड़ा एंड मेक 100 करोड़ ब्रांड, यही मेरा रहेगा अगला सेशन, पक्की बात है। आप नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम भी समझ पा रहे हैं जेडब्ल्यू आसान नहीं, मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। कहां 15 लाख बच्चों से,
15 लाख बच्चों से कंपीट करें, इससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम 15 लाख बच्चों को पकौड़ा खिला दें? कितना सारा पैसा आएगा सोचो। हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि 20 रुपए का प्लेट तो बनेगा, पकोड़ा का कितना का बनेगा? 20 रुपए का प्लेट बनेगा ही। और अरे बाद में बताएंगे ये सब कॉम्बो, छोड़ा हटाओ, हम बोल रहे हैं बिजनेस बात करते हैं, छोड़ा हटाओ। 15 लाख बच्चा और कितना? 20 रुपए बोले ना हम लोग, 20 रुपए का एक पकोड़ा का प्लेट होगा, तो 20 इंटू 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 और 300 लाख रुपया, मतलब 3 करोड़ रुपया। बहुत बढ़िया यार। और रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा? 1 रुपए का प्लेट लगेगा, बाकी बनाने 2 4 5 6 रुपया, मतलब 10 रुपया मैक्सिमम मानते हैं, तो 10 रुपया मतलब 10 रुपया मुनाफा, तो 300 लाख मतलब 3 करोड़ का अगर रेवेन्यू हुआ तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। और 15 लाख बच्चा एक दिन, जिस दिन जेई वाला हो जाएगा एग्जाम, कर लोगे यार तुम, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महीने का अगर 1.5 करोड़ रुपया मुनाफा निकाल रहे हो, सैलरी वैलरी दे के, बढ़िया बन जाएगा यार गुरु, बढ़िया बन जाएगा, मतलब बिजनेस तो अच्छा स्ट्रांग है। बस ठीक है, पकोड़ा स्कीम लिख देना सारे लोग कमेंट बॉक्स में, अगला सेशन पकोड़ा स्कीम पे ही होगा। छोड़ो यार जेई वही छोड़ो, हम भी सोच रहे हैं हटाओ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट। तो भैया ये दूसरा वाला है कॉम्बो का। सिंपल मतलब ये है कि यहां पर किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके घर भेजी जाएगी, ठीक है। बाकी बैचेस सब सेम है, 1000 रुपए इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें जेई का रैंक एक्सेलेटर बुक मिलेगा। क्लियर? चलो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आपको मैंने आपके टारगेट्स दिखा दिए हैं, इस सेशन का उद्देश्य वही था, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब हंसी मजाक था, उसको साइड रखते हैं। टारगेट पे फोकस कीजिए, और अगर आप 99 परसेंटाइल से ऊपर सोच रहे हैं तो अनडाउटेडली आप 210 के आसपास का मिनिमम मार्क लेकर चलिए कि 210 से ऊपर आपके सारे मॉक टेस्ट में आने चाहिए। अगर आपका बस ऐसा है कि आपको बस जेई मेंस सेलेक्ट होकर एडवांस में जाना है तो 130-140 प्लस का मिनिमम लेकर चलिएगा, ठीक है। दैट इज द टारगेट। ये मैंने आपको इस सेशन से क्लियर किया, यही सेशन का उद्देश्य था। बस आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी दे पाया होगा आपकी तैयारी के रिगार्डिंग। आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके काम का कंटेंट बहुत सारा आता रहेगा। अकैड कंटेंट आ रहा है इस चैनल पे, और अकैड कंटेंट के साथ साथ नॉन अकैड कंटेंट भी आता रहेगा, ठीक है। तो मस्त चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, अपने भाई बंधुओं को भी बता दीजिए कि एक बस मस्त बढ़िया वाला चैनल मिला है जहां पे अच्छे सारे कंटेंट मिलते हैं आपके काम के, तो वो लोग को भी बोल दीजिए भैया चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।